आज वो साल है, आज वो दिन है जो आपने पिछले साल के लास्ट दिन पे अपने आप से बहुत सारी प्रॉमिसेस की होंगी और बहुत सारी चीज़ें कही होंगी कि चीज़ें इसलिए कही होंगी कि मैं ये चीज़ करूँगा, वो चीज़ नहीं करूँगा, आज से अगले साल से मैं इस चीज़ों को छोड़ूंगा। लेकिन उसे अप्लाई करने का दिन जो है वो आज है और आज आप घूमने में बिजी हैं। तो घूम के जब वापस घर आ जाइएगा तो इन चीज़ों पर विचार कीजिएगा कि मेरे अंदर से आई आवाज़ आज कहाँ चली गई। वो कहीं गई नहीं है, वो आपके टालने के चक्कर में ना आपके अंदर वापस से कल के ऊपर चली गई है और वो कल कभी आएगा नहीं तो आप कभी बदलेंगे नहीं। तो आज से ही वो चीज अप्लाई करेंगे तो जाके कल वो चीज दिखेगी। तो जब अपने अंतर मन से जब आवाज सुनाई दे दे तो वापस से अपने कार्य पे आ जाइएगा। तो चलिए देखते हैं अपने टॉपिक। पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हमने लाइट रिएक्शन को देखा था, क्या क्या प्रोसेस होती है, वहां पे हमने जाना। एक बार लाइट रिएक्शन जरा सा रिप्लाई करते हैं, जरा सा रिवीजन करते हैं रिप्लाई क्या होता है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात कि ये प्रोसेस लाइट की प्रेजेंस में ही होती है, सबसे जरूरी। दूसरी कहाँ होती है तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना के थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में होती है। चलिए ठीक है, अगला क्या होता है, इस प्रोसेस में एटीपी और एनएडीपीएच प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है। ठीक है, वाटर का फोटोलिसिस होता है और फोटोलिसिस यानी कि वाटर का ब्रेकडाउन होता है और उसी ब्रेकडाउन से हमें H+ और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। उसके बाद ऑक्सीजन को तो भैया एटमॉस्फेयर में रिलीज, लेकिन जो हाइड्रोजन है जो H+ है वो NADP के साथ जुड़ जाता है, यूटिलाइज होके NADPH बना लेता है। बात समझे, NADP प्लस यहां से H तो NADPH यूटिलाइज होके NADPH हो गया। चलिए ठीक है, बात समझ गए होंगे। वाटर का फोटोलिसिस हुआ, क्या बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चलिए इतनी चीज हमने वहां पे देखी थी, ये चीजें वहां पे हुई थी। अब बात करते हैं जरा सा डार्क रिएक्शन की। डार्क रिएक्शन की कहानी कुछ ऐसी है कि ये लाइट की एब्सेंस में होती है। दूसरा, ये जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में घटना होती है। ये घटना स्ट्रोमा में कंप्लीट होती है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में ये घटना कंप्लीट होती है। दूसरा, इसमें जो एटीपी और एनएडीपीएच वहां बना था उसका यूज करके कार्बन का फिक्सेशन होता है और उसी से आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बात समझ गए होंगे। तो आइए अब हम इसे डिटेल में धीरे धीरे आराम से गहराइयों में उतर कर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूरा छोड़िए, अकेला यही पूछ देता है भैया डार्क रिएक्शन के प्रोसेस को बताइए। तो समझ लीजिए, बहुत ध्यान से अडॉप्ट कर लीजिएगा। ठीक है, एब्जॉर्ब करिएगा, अडॉप्ट करिएगा, कर लीजिएगा। तो आइए पहले हल्का हल्का पढ़ा जाए फिर डिटेल में जाया जाएगा। क्या है कि पानी की बिना गहराई को जाने, अगर पानी में उतर जाएंगे तो डूब जाएंगे। ठीक है, ऊपर से आपको तैरना भी ना आता हो तब तो मतलब कहना ही क्या। चलिए तो आइए देखते हैं। द डार्क रिएक्शन इज द सेकेंड फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस विच ऑकर्स इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, डार्क रिएक्शन की प्रोसेस कहाँ होती है, फोटोसिंथेसिस की। पहली बात तो ये सेकेंड फेज है, फर्स्ट फेज आपका लाइट रिएक्शन है। फर्स्ट फेज कंप्लीट होने के बाद सेकेंड फेज स्टार्ट होता है। ठीक, कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। ठीक, इसे हम बायोसिंथेटिक फेज, ब्लैकमैन्स रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन और केल्विन साइकिल इतने नामों से जानते हैं। बात समझ में आई, इतने नामों से जानते हैं। पेपर में कुछ भी पूछ देगा, बायोसिंथेटिक फेज बताइए, ब्लैकमैन्स रिएक्शन बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन बताइए या केल्विन साइकिल बताइए भैया। तो इस बहरूपिये का नाम याद रखिएगा वरना दिक्कत हो जाएगी बाद में पेपर में। सोचिए आता हुआ क्वेश्चन भी आप करके ना आए तो कितना खराब लगता है, दिल को उतना ही खराब लगता है जितना पैसा यूज किए बिना अगर गिर जाए। और देखिए इस प्रोसेस में एटीपी और एनएडीपीएच का यूज किया जाता है फिक्सेशन और रिडक्शन के लिए। किसके, CO2 के। किसमें करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज में, यानी कि CO2 को कार्बोहाइड्रेट में या ग्लूकोज में चेंज किया जाता है एटीपी और एनएडीपीएच का यूज करते हुए। इतने क्लोज बता रहे हैं, समझ में तो आ ही गया होगा। फिर से सुन लेते हैं। CO2 को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करने के लिए, CO2 को ग्लूकोज में चेंज करने के लिए एटीपी एंड NADPH का यूज किया जाता है, यानी कि इनके फिक्सेशन और रिडक्शन की प्रोसेस में इसका यूज किया जाता है। वही आपका एटीपी और NADPH।
क्लियर। अच्छा, एक बात भी याद आ गई है, मेरे को आदत हो गई है ना ग्लूकोज बोलने की, ग्लूकोज, जबकि होता क्या है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज नहीं होता है ग्लूकोज, ठीक है, बात समझ गए ना। तो आप थोड़ा देख लीजिएगा, अगर गलती हो जाए मेरे से ग्लूकोज में बोल दूं, ऐसे तो ट्राई करूंगा कि ग्लूकोज बोलूं, ठीक। चलिए आगे देखिए, डार्क रिएक्शन की प्रोसेस में जो CO2 है वो रेड्यूस हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में, CO2 रेड्यूस इनटू कार्बोहाइड्रेट। और ऐसे ही चेंज नहीं हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का 6 मॉलिक्यूल मिलकर ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, सोच लीजिए। तो आइए केल्विन साइकिल स्टार्ट करते हैं। केल्विन साइकिल वहां से स्टार्ट होती है जहां पे ये जो प्लांट हैं, जब एटमॉस्फेयर से CO2 को, अब प्लांट कैसे खींचेंगे, प्लांट की लीव्स स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर से CO2 को एब्जॉर्ब करती है और यहीं से आपकी केल्विन साइकिल की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो आइए हम देखते हैं कि केल्विन साइकिल कैसे होती है, कितने फेज में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। काफी महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि ये पेपर में आता है, और पेपर में आता है तो हमारे लिए जरूरी है। प्लस इतना सिंपल नहीं है, लेकिन सिंपल है, अगर आप जरा सा ध्यान दे देंगे अभी तो 10 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो मोटी मोटा इसके 3 फेज हैं, कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन, वो भी किसका, RUBP का रीजनरेशन। यानी कि 3 फेज है सिंपल सा, कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन और तीसरा फेज है रीजनरेशन। इन 3 फेज को क्लियर करना बहुत बड़ी बात है। पहले मैं आपको सिंपली क्लियर कराता हूं, फिर उसको लॉन्ग फॉर्म में क्लियर कराता हूं। पहले आइए सिंपली क्लियर करते हैं। देखिए मैं दोनों तरीके से बता रहा, लॉन्ग में भी बता रहा, शॉर्ट में भी बता रहा, आपको जो समझ में आएगा आप अपने अनुसार अडॉप्ट कर लीजिएगा। रही बात, हर कोई एक बराबर नहीं होता है, जो एवरेज वाले होते हैं वो आप इन्हें बहुत आसानी से समझ लेंगे या कह लीजिए याद कर लेंगे। आपको अपने अनुसार जो ठीक लगे आप कर लीजिएगा, मैंने आपको दोनों सामने शो किया हुआ है। तो आइए देखते हैं केल्विन साइकिल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है कार्बन फिक्सेशन, ठीक है। वो प्रोसेस में देखिए क्या होता है। तो 6 RUBP, आपको फिगर दिख रहा होगा, 6 RUBP और 6 CO2 आपस में कंबाइन होकर आपका 12 PGA बनाते हैं, ठीक। अभी सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए, कोई ये मत सोचिए कि पागल बना रहे हैं, क्या दे रहे हैं, मिलेगा, सब मिलेगा। 6 RUBP मिलके और 6 CO2 मिलके आपका 12 PGA बनाते हैं, ठीक है। अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ क्या PGA का मतलब होता है, का RUBP का मतलब होता है, सब पता चलेगा, थोड़ा पेशेंस रखा करिए। और इस प्रोसेस में 6 CO2 और 6 RUBP के दौरान इसमें 6 वाटर का मॉलिक्यूल भी ऐड होता है, और रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंट में ये प्रोसेस होती है, तब आपका 12 PGA बनता है। 6 CO2 और 6 RUBP मिलके 12 हो गए, वो आपका 12 PGA बन गया, ठीक है। RUBP आपका 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, 5 कार्बन, यानी कि RUBP में 5 कार्बन प्रेजेंट है, ऐसे समझिए। RUBP आपका 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट है। जो PGA बना है वो 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, उसमें 3 कार्बन प्रेजेंट है। इतना पहले तो क्लियर समझिए। यानी कि एक PGA में 3 कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट है, यानी कि 3 कार्बन प्रेजेंट है। चलिए यहाँ तक क्लियर। तो 12 PGA है, एक में 3 कार्बन, तो 12 में 12 गुणे 3 यानी कि 36 कार्बन प्रेजेंट है। देख लीजिए, यही तरीका है सिंपल सा, आपको नंबर मेंटेन करके चलना है, क्योंकि RUBP वापस से रीजनरेट होता है। रीजनरेट मैंने आपको बताया ना, 3 फेज में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। अभी उतना मत समझिए, पर हाँ अभी समझ में आ जाएगा, पहले एक बार देख लीजिए। तो ये 12 PGA का फॉर्मेशन होता है। यहां तक आपका क्या चल रहा था, कार्बन फिक्सेशन की प्रोसेस चल रही थी, ठीक है, कार्बन फिक्सेशन की। अब बात आएगी रिडक्शन फेज की। ये आपकी फर्स्ट फेज थी, यहां पे कंप्लीट हो गई। अब आपका आया रिडक्शन फेज। रिडक्शन फेज में क्या होता है कि 12 PGA से 12 BPG बनता है, ठीक है, 12 PGA से 12 BPG बनता है, ठीक। और इनके बीच में फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का एडिशन होता है, यानी कि और फॉस्फेट ग्रुप का
एडिशन होता है। और वो एडिशन कैसे होगा, तो आपको याद होगा कि ADP प्लस IP यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके ATP बनाते हैं। तो वही जो हमें ATP प्राप्त हुई थी किससे, लाइट रिएक्शन से, वो ATP जब वापस से ADP में टूटेगी तो IP फ्री हो जाएगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फ्री हो जाएगा। बात समझ में आ रही? अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, वैसे भी मैं बता ही रहा इसमें भी, लेकिन आपने अगर पिछली देखी होगी तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। हमें पता है कि ADP प्लस IP मिल के आपका ATP का फॉर्मेशन करते हैं, याद आ रहा? तो ADP में जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का एडिशन होता है तो हमारा ATP बनता है। तो अगर ATP टूटेगा तो वापस से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तो फ्री भी तो होगा, बस सेम वही कंडीशन है। तो 12 मॉलिक्यूल है PGA का, तो हमें कितने ATP की जरूरत पड़ेगी? जाहिर सी बात है, अगर एक PGA के लिए हमें एक ATP की जरूरत पड़ती है तो 12 PGA के लिए हमें 12 ATP की जरूरत पड़ेगी। सिंपल सी बात है। तो हमने 12 ATP ले लिया। अब वो 12 ATP कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, ADP में, और क्या फ्री होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, वही इसमें यूज हो जाएगा। वो 12 PGA के साथ 12 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके 12 BPG बना लेंगे। बात समझ में आई होगी? बिल्कुल आई होगी। देखिए 12 ATP जब टूटा होगा तो 12 ADP बना, तो 12 IP भी तो बना होगा। 12 IP मतलब 12 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और वो 12 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट 12 PGA मॉलिक्यूल के साथ मिलकर कंबाइन होकर 12 BPG का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसके अंदर भी 3 कार्बन ही प्रेजेंट है, यानी कि ये भी 3 कार्बन वाला ही कंपाउंड है, यानी कि BPG के अंदर भी 3 कार्बन ही प्रेजेंट है। बात समझ रहे हैं? देखिए मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि आप परेशान हो रहे होंगे, लेकिन परेशान मत होइएगा, चीज़ें समझ में आएंगी। अगर नहीं, अभी अगर समझ में नहीं आ रही है ना, तो थोड़ी देर में आप देखेंगे तो समझ में आएगी। कोई ऐसी कठिन चीज़ नहीं है, ठीक है? आप अभी ध्यान से देखते रहिए, अभी समझ में आएगी। इतनी जल्दी गिव अप नहीं करते ना, ध्यान देने की कोशिश कीजिए, समझ में आएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है? सबसे पहली बात बहुत सिंपल है। चलिए 12 BPG बन गया। अब इस 12 BPG से 12 G3P बनेगा, ठीक है? बस सुनते जाइए, 12 G3P बनेगा, ठीक है? इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में हमें H+ चाहिए होता है, तो वो मतलब हाइड्रोजन चाहिए होता है। वो कैसे मिलता है, वो देखिए ऐसे मिलता है, 12 NADPH, जो कि हमें कहाँ से प्राप्त हुआ होगा, जाहिर सी बात है लाइट रिएक्शन से हमें NADPH प्राप्त हुआ था। तो 12 BPG से 12 G3P बनाना है, तो ऐसी कंडीशन में हमें कितने NADPH की जरूरत पड़ेगी? जब एक के लिए एक NADPH चाहिए तो 12 BPG के लिए हमें 12 NADPH चाहिए। डाउट क्लियर? ठीक है। जब ये वापस से टूटेगा तो NADP प्लस H+ में बदल जाएगा। बात समझ आई? वही H+ इससे जुड़कर 12 G3P बना लेगा। आप बात समझ रहे होंगे। और जो आपका ये 12 G3P है, यानी कि G3P जो है, ये भी आपका 3 कार्बन वाला ही कंपाउंड है, यानी कि इसके अंदर भी 3 कार्बन ही प्रेजेंट हैं, ठीक है? डाउट में मत रहिएगा। अब यहाँ पे 12 बना है, 12 G3P बना है, ठीक है? हमें पता है ग्लूकोज बनाने के लिए हमें 6 कार्बन चाहिए, ठीक है? पता है ना, इतना तो पता होगा। तो हमें पता है कि ग्लूकोज बनाने के लिए हमें 6 कार्बन चाहिए। हमें पता है एक G3P के पास, यही प्रोसेस सबसे कठिन है। जो लोग आकर यहीं पे गलती करते हैं, गलती इसलिए करते हैं क्योंकि इस प्रोसेस को वो समझ नहीं पाते। समझ इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि यहाँ पे ये 2 पार्ट में प्रोसेस बढ़ती है। ये यहाँ पे इधर तुरंत यहीं पे आपका फॉर्मेशन हो जाता है ग्लूकोज का, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का, और यहाँ से ही एक और चीज़ होती है, रीजनरेशन होता है किसका, RUBP का, यानी कि हमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी करना है और इतने मॉलिक्यूल अपने पास रखने हैं कि ताकि हम RUBP का फॉर्मेशन भी कर सकें। इसी वजह से इस फेज में गलती होती है। आप नहीं करेंगे ऐसी मैं आशा रखता हूँ। ध्यान से देख लीजिए, करेंगे भी नहीं। चलिए सुनिए, G3P 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसके पास 3 कार्बन है, ठीक है? एक G3P के पास 3 कार्बन है, एक G3P के पास 3 कार्बन है, तो यहाँ पे कितने G3P हैं? 12, ठीक? 12 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 36।
12 इंटू 3 36 यानी कि 36। एक G3P के पास 3 कार्बन है तो 12 G3P के पास 12 गुणे 3 यानी कि 36 कार्बन। समझ में आ रहा है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं ना है। एक G3P के पास अगर 3 कार्बन है तो 2 के पास 6, 3 के पास 9, ऐसे ही 12 के पास 12 गुणे 3 यानी कि 36। बस, तो इसके पास 36 कार्बन है। उस 36 में से 6 कार्बन का यूज करके आपका एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। उस 36 में से एक, मतलब उस 36 में से 6 कार्बन का यूज करके आपका ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बन जाता है और बचे हुए 30 कार्बन से आपका RUBP का 6 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था RUBP के, ये जो RUBP है ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, 5 कार्बन वाला, यानी कि RUBP के अंदर 5 कार्बन प्रेजेंट हैं। हमें RUBP का 6 मॉलिक्यूल बनाना है, वरना वापस से केल्विन साइकिल कैसे चलेगी। केल्विन साइकिल का मतलब क्या, कोई चीज़ साइकिल में होती है, इसका मतलब कि वो चीज़ें चलती रहती हैं, प्रोसेस चलती रहती हैं। तो अगर हमें 6 RUBP बनाना है, एक RUBP में 5 कार्बन है, तो 6 RUBP में कितना होगा, 6 गुणे 5 30। डाउट नहीं ना है, एक RUBP में 5 कार्बन तो 6 RUBP में 6 गुणे 5 यानी कि 30 कार्बन, यानी कि हमें 30 कार्बन चाहिए तो RUBP का फॉर्मेशन होगा। वही देखिए यहाँ पे 36 बना था, 36 में से 6 आपका यूज हो गया कार्बोहाइड्रेट में, यानी कि बन गया ग्लूकोज, और बचा कितना 30, तो वो 30 से बन गया RUBP, यानी कि RUBP का 6 मॉलिक्यूल बन गया। अब वो 6 मॉलिक्यूल बन गया तो ये प्रोसेस वापस से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि ये प्रोसेस चलती रहेगी। अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अब मैं एक बार रिपीट, मतलब जल्दी से रिवाइज में करा देता हूँ, सुनिए। 6 RUBP लिया, 6 CO2 लिया यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, 6 RUBP 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, यानी कि इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मतलब RUBP के 6 मॉलिक्यूल लिए, CO2 के 6 मॉलिक्यूल लिए, ठीक है, कोई डाउट नहीं, आगे चलते हैं। ये दोनों कंबाइन हुए 6H2O और रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक। ये कंबाइन हुए, 6 और 6 मिलके बना लिया आपका 12 PGA, ठीक। अब जो आपका ये PGA है ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, यानी कि इसके अंदर, मतलब इसके अंदर 3 कार्बन प्रेजेंट हैं, ठीक। एक PGA में 3 कार्बन प्रेजेंट हैं, ये यहाँ पे 12 PGA का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इस 12 PGA से 12 BPG बनता है, तो इसके लिए हमें फॉस्फेट ग्रुप यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की जरूरत पड़ती है, वो हमें ATP से प्राप्त होती है। तो अगर एक PGA के लिए हमें एक ATP चाहिए तो 12 PGA के लिए हमें 12 ATP चाहिए, क्योंकि 12 ATP जब टूटेगा तो हमें 12 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्राप्त होगा। वो आपको पीछे समझ में आ गया है, तो वही हमें यहाँ से 12 IP मिल जाएगा और वो मिल के आपका 12 BPG बना लेगा। ये 12 BPG यानी कि ये जो BPG है ये भी 3 कार्बन वाला ही कंपाउंड है, इसके अंदर भी 3 कार्बन ही प्रेजेंट है। और ये 12 BPG फिर चेंज हो जाएगा 12 G3P में, ठीक। और इस दौरान 12 NADPH की नीड पड़ती है। क्यों पड़ती है वो सुनिए। 12 NADPH जब टूटता है तो वो NADP प्लस और H प्लस में टूट जाता है, और वही H प्लस मिल के आपका 12 G3P बनाता है, यानी कि इसे कुल 12 H प्लस की ज़रूरत है। इस वजह से ये NADPH टूटता है। जो NADPH हमें कहाँ से प्राप्त हुआ था, लाइट रिएक्शन से प्राप्त हुआ था, ये टूट जाता है, फिर H इसे मिल जाता है तो 12 G3P का फॉर्मेशन हो जाता है। 12 G3P यानी कि एक G3P ये भी 3 कार्बन वाला ही कंपाउंड है, इसके अंदर भी 3 कार्बन ही प्रेजेंट हैं। एक में अगर 3 है तो 12 G3P में 12 गुणे 3 यानी कि 36 यानी कि 36। अब ये 36 आपके कार्बन है, उसमें से 6 कार्बन का यूज करके आपका ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल बन जाता है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। और जो आपके 30 होते हैं वो 30 आपके
RuBp का फॉर्मेशन कर लेते हैं, RuBp को वापस से रीजनरेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है RuBp 5 कार्बन वाला कंपाउंड है और हमको 6 RuBp का फॉर्मेशन करना है। 6 मॉलिक्यूल RuBp के 6 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना है, तो 6 × 5 यानी कि 30 कार्बन। तो वही जो 30 कार्बन यहाँ से थे वो वापस से 6 RuBp को रीजनरेट कर लेते हैं और इस तरीके से आपकी ये केल्विन साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। अब आप बात समझ गए होंगे। अब मैं सबका फुल फॉर्म बता देता हूं कि क्या है फुल फॉर्म। अब लॉन्ग मेथड में जान लेते हैं। ये था शॉर्ट मेथड, लॉन्ग वाले भी इसी मेथड से याद रख कर सकते हैं, बस जरा सा अंतर है। जहाँ पे आप G3P लिख रहे हैं, जहाँ पे आप BPG लिख रहे हैं, वहाँ पे आप उसका पूरा नाम लिखेंगे, बस इतना सा अंतर होगा। बाकी सारा मेथड यही है, समझाना यही है। मैं इसका लॉन्ग नेम आपके स्क्रीन पे लिख देता हूँ, आप देख लीजिएगा। बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलिए, लेकिन आज की तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है, लेकिन मैं अगली वीडियो में ना इसे एक्सप्लेन कर दूंगा आपके लिए फिर से लॉन्ग मेथड में, ठीक है? तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। एक बार मैं इसे याद करने का तरीका बताता हूँ ना कि आपको कैसे याद रखना है। आपको सिर्फ मॉलिक्यूल क्लियर करके चलने, इनकी संख्या क्लियर करनी है। 6 RuBp 6 CO2 कंबाइन होके मिल के आपके 12 बन गए। 6 और 6 12 PGA बनाए हैं, वो आपको याद रखना पड़ेगा। 12 PGA का फॉर्मेशन कर लिए। उस 12 PGA से हमें 12 BPG बनता है और उस 12 BPG से 12 G3P बनता है। ध्यान दीजिएगा, अगर यही आप लॉन्ग नेम लिखे होते हैं तो आपको वो लॉन्ग नेम बोलने में ही इतना टाइम लग जाता कि आपकी आधी याद करने की शक्ति वहीं खत्म हो जाती। मैं याद करने वालों की बात कर रहा, जो समझ गया वो तो समझ लीजिए सब समझ गया। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं किन्हीं वजहों से, तो आप इसे याद इस तरीके से कर सकते हैं, इस शॉर्ट फॉर्म में। इससे जानते हैं फिगर बनाने का कितना बड़ा फर्क पड़ता है। इस एक फिगर से ही आपको एक्सप्लेनेशन उतना देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसे देख के ही आप सब कुछ नोट कर सकते हैं। बाकी अभी आप इसे याद करिए, धीरे धीरे वो याद आपकी जहन में बैठते बैठते ये आपको कब समझ में आ जाएगा, आपको समझ में नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि 6 और 6 मिलके 12 बनाए। ये 12 के लिए हमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट चाहिए था, तो आपके 12 BPG में कन्वर्ट हो गए। फिर यहाँ पे H+ चाहिए था 12, तो वो आपके 12 G3P में कन्वर्ट हो गए। एक G3P 3 कार्बन वाला है, तो 12 × 3 यानी कि 36, हमें 36 कार्बन प्राप्त हो गए। हमें पता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन चाहिए, तो वो 6 कार्बन मिलके आपके कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लिए। और RuBp का 6 मॉलिक्यूल बनाना है, तो हमें यहाँ से 30 चाहिए, यानी कि 6 × 5 यानी कि 30, तो यहाँ से हमें 30 मिल गए। आप बात समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और माफ़ कीजिएगा मेरे इस तरीके के व्यवहार के लिए, कब टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। तो टाटा बाय बाय।